आर वी कनेक्टेड गाइस? कुछ थम्स अप रिएक्शन, हाँ ना कुछ तो बोल दो। चलो बढ़िया, ओके ग्रेट। आई होप आई एम प्रॉपरली ऑडिबल, विजिबल, एवरीथिंग। चलो देखते हैं हम लोग आगे। या ग्रेट, थैंक यू। ठीक है, देखो अब हमने क्या देख लिया। देखो हमको हमेशा ही क्या करना पड़ेगा, ये वाली चीज को थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे ना, तो अपन कहाँ कहाँ पे अपना, हम कहाँ तक अभी तक हो गए, अपने को बहुत क्लैरिटी आएगी। ठीक है, थोड़ी सी बातों की चीज हटा देता हूँ। तो इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो हमारा अभी क्या हो गया, एक ये सप्लाई वाला पार्ट हो गया। फिर हमने क्या देख लिया, कौन पे करेगा, हमने अभी तक ये दो चीजें देख ली हैं। ठीक है, अब अपने को क्या देखना है, ये कितना वाला पार्ट देखना है। ठीक है, कितना वाले पार्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेट एक देखना पड़ेगा और एक वैल्यू ऑफ सप्लाई देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो वो वाला पार्ट अभी हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब देखो कितने में मेरे दो कॉन्सेप्ट क्या थे, एक था रेट क्या रहेगा मेरा, दूसरा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। पहले रेट पे चलते हैं। तो एक क्या, इधर रेट पे मेरा क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम्पशन एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पशन एप्लीकेबल है, या फिर मेरा क्या हो रहा है कि वो उस पर कोई भी रेट एप्लीकेबल है। ठीक है, मतलब टैक्स रेट एप्लीकेबल है या फिर एग्जाम्प्ट है। अब अगर वो एग्जाम्प्ट नहीं है, वो मेरा नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, एग्जाम्प्ट सप्लाई नहीं है, जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है, तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि क्या वो मेरा रेगुलर सप्लाई है या फिर मैं कॉम्पोजिशन डीलर हूं। नाउ आई हैव ए बिग क्वेश्चन कि हु एम आई ए रेगुलर सप्लायर या आई एम ए कॉम्पोजिशन डीलर। अगर मैं रेगुलर सप्लायर हूं तो मेरे को क्या करना है, गवर्नमेंट यानी सीबीआईसी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो उसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने सीबीआईसी ये कह रहता है, सीबीआईसी क्या करती है कि ये रेट्स नोटिफाई करती है। सीबीआईसी नोटिफाइड रेट्स में मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा और डिपॉजिट करूंगा, जो कि बाई डिफॉल्ट नॉर्मल होता है। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट सबको ये नॉर्मल रेट से एप्लीकेबल है। अनलेस 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 आप खुद को कॉम्पोजिशन डीलर डिक्लेयर नहीं करते, आप क्या करते हो, ये सेक्शन 10 फॉलो नहीं करते। ठीक है, अगर आपने आपको कॉम्पोजिशन डिक्लेयर किया है तो उस केस में आपको नॉर्मल रेट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, आपको सेक्शन 10 वाले रेट्स एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अब सेक्शन 10 में रेट्स क्या बता दिया कि यहाँ पे रेट्स क्या थे, ये जो नोटिफाइड रेट्स मेरे क्या है, नोटिफाइड रेट्स मेरे हो गए 1%, 3%, 5%, 18, 40। ठीक है, प्लस जो भी आपका एप्लीकेबल था। ठीक है, लेकिन सेक्शन 10 में रेट्स क्या हो गया कि सेक्शन 10 में मेरे रेट्स हो गए कि मैन्युफैक्चरिंग केस में हो अगर, तो आपको 0.5% यानी 1% देना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको 0.5% देना पड़ेगा। अगर आप रेस्टोरेंट हो तो 2.5 यानी आपको 5% देने पड़ेंगे। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो फिर आपको 3% यानी 6% देने पड़ेंगे। तो मतलब सब बोलेंगे कि मैं सबको, सब बोलेगा कि मैं सेक्शन 10 लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे को 1, 3, 5, 18 है। एक मिनट, एक फोन आ रहा है, जस्ट अ मोमेंट गैस। मैंने कल एक्सटेंड करवाया था, मतलब अब तो फ्राइडे रहेगा। हाँ, हाँ, मतलब मैं सैटरडे मॉर्निंग चेकआउट करूंगा मैं। सो सॉरी एवरीवन, सो सॉरी। ओके, ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग ये देख रहे थे कि
इस पे सेक्शन 10 में रेट्स कम है, जबकि नॉर्मली तो ज्यादा रेट्स है, तो हर कोई बोलेगा कि मेरे को सेक्शन 10 के हिसाब से करना है। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं बेटे, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी मत कूद जाओ किसी पे। ठीक है, तो चलो पहले समझते हैं कि सेक्शन 10 क्या है और क्यों है। सेक्शन 10 मेरा क्या बोलता है, कॉम्पोजिशन लेवी के बारे में बात करता है। हमने बोला चलो ठीक है, बट एप्लीकेबल किसको होगा, कौन ये कम रेट में दे सकता है, कौन होगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर पहले देखना पड़ेगा। फॉर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन, प्रीवियस ईयर मेरे को क्या देखना पड़ेगा, अगर आपका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख है, स्पेशल स्टेट के लिए 75 लाख, नॉर्मली 1.5 करोड़, तो अगर 1.5 करोड़ तक आपका टर्नओवर पिछले साल में था, तब आप प्राइमरीली एलिजिबल होते हो किसके लिए, सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन लेवी के लिए। लेकिन सिर्फ उतना काफी नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर में ये कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर में एलिजिबल ही नहीं हो तो फिर करंट ईयर में आना ही नहीं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में अगर आपका 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख से कम था, तब क्या होगा, तब आपको करंट ईयर में कंडीशंस मिलेंगे। आपने बोला चलो ठीक है, क्या कंडीशन है, इधर आप मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, या फिर आप ट्रेडर होने चाहिए, या फिर आप रेस्टोरेंट ओनर होना चाहिए। इन तीनों के अलावा अगर आप कुछ भी हो, मतलब आप सर्विस प्रोवाइडर हो अगर, तो आपको ये सेक्शन नहीं मिलेगा। तो सर्विस प्रोवाइडर ने बोला है भगवान हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम आपको मार्जिनल सर्विस अलाउ करेंगे, मतलब थोड़ा सा आप सर्विस दे सकते हो। अब ये थोड़ा मतलब कितना, 10% ऑफ प्रीवियस ईयर टर्नओवर और 5 लाख रुपीज। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर लास्ट ईयर में मैं सर्विस प्रोवाइडर था, इस साल नहीं, चलेगा क्या। लास्ट ईयर में आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, आप टोबैको बेचो, आप अल्कोहल बेचो, आप कुछ भी करो, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था तो फिर आपको मिलेगा। लास्ट ईयर में हमें कुछ नहीं देखना है कि आप क्या कर रहे थे। इस साल में यू हैव टू इंश्योर कि आइदर यू आर ए मैन्युफैक्चरर और ए ट्रेडर और ए रेस्टोरेंट ओनर। आपका प्राइमरी जो बिजनेस है इन तीनों में से कुछ एक होना चाहिए। उसके अलावा, इन तीनों के अलावा हम आपको सर्विसेज अलाउ करेंगे, मार्जिनल सर्विसेज जिसे हम बोलेंगे, अलाउ करेंगे। कितना, 10% ऑफ प्रीवियस ईयर टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। अगर एग्जांपल लेके चलो, मान लो आपका लास्ट ईयर 1.2 करोड़ का टर्नओवर था, तो 12 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, दैट इज 12 लाख हम आपको अलाउ करेंगे सर्विस देने का। ठीक है, अब 12 लाख सर्विस देने का, तो फिर क्या मेरे को ये जो, मान लो 1 करोड़ मैं दे रहा हूं, सपोज लेट्स से 1 करोड़ का मैं गुड्स दे रहा हूं और 12 लाख का सर्विस दे रहा हूं, क्या तो फिर 1 करोड़ पे 1% लगेगा और सर्विस पे 6% लगेगा क्या, आंसर इज नो। अगर आप खुद को मैन्युफैक्चरर के कैटेगरी में डिफाइन किए हो, तो फिर आपके उस सर्विस कंपोनेंट पे भी 1% लगेगा और आपके जो मैन्युफैक्चरिंग पे भी 1% लगेगा। अगर आपने खुद को रेस्टोरेंट वाले डिक्लेयर किया है, तो आपके रेस्टोरेंट वाले पोर्शन में भी 5% लगेगा, और वो जो आपने एक्स्ट्रा 12 लाख का सर्विस दिया उस पे भी आपको 5% लगेगा। ठीक है, तो जो रेट आपको एप्लीकेबल होगा विल बी बेस्ड ऑन योर कैटेगरी। आप जिस कैटेगरी में आपका प्राइमरी बिजनेस फॉल करता है, उस कैटेगरी के हिसाब से आपको ये रेट्स एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, रेट्स पे और डिटेल में बाद में आएंगे। तो हमने क्या देखा कि अगर आपका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर इतने से कम है, आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, रेस्टोरेंट ओनर हो, आप मार्जिनल सर्विसेज आपको इतना अलाउड है, तो आप ले सकते हो। बट एडिशनल कंडीशन क्या है कि आप सप्लायर ऑफ सर्विसेज नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब आपका प्राइमरी बिजनेस आपका सर्विस सप्लाई नहीं होना चाहिए। फिर आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आपका बिजनेस सिर्फ एक ही स्टेट में, आप छोटे बिजनेसमैन हो, बाहर आपका कोई भी बिजनेस नहीं है, तभी आपको अलाउड है, वरना नहीं। बड़े बिजनेसमैन हो बेटा, तुमको हम ये बेनिफिट नहीं देंगे। हमने बोला ठीक है। फिर इफ यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ, किसका, आइसक्रीम, एडिबल ऑयल, टोबैको, ये सब का अगर मैन्युफैक्चरर हो, एडिबल ऑयल, आइसक्रीम, ये सब का, तो फिर इवन इफ यू फॉल अंडर दिस मैन्युफैक्चरर कैटेगरी, तुमको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर तुम करंट ईयर में आइसक्रीम मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ऑयल मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, तुमको ये सब नहीं मिलेगा। हमने बोला चलो ठीक है। फिर तुम ईसीओ के थ्रू सप्लाई किसको कर सकते हो, ओनली गुड्स का, सर्विस का तुम सप्लाई नहीं कर सकते करंट ईयर में। पिछले साल में तुमने क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट ईयर में तुम मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, टर्नओवर तुम्हारा इतने के नीचे होना चाहिए, तुम इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करोगे, ईसीओ के थ्रू सिर्फ गुड्स दोगे, सर्विसेज नहीं दोगे, आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए, कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी नहीं होने चाहिए।
अगर 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 तुमने प्रीवियस ईयर का कंडीशन और करंट ईयर की इतने सारे कंडीशन फुलफिल किए, तब जाके तुमको कॉम्पोजिशन लेवी एप्लीकेबल होगा, तुमको ये जो कंसेशनल रेट का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कब तक? जब तक तुम्हारा करंट ईयर में टर्नओवर ये 1.5 करोड़ या 75 लाख तक है। मतलब इस साल में मान लो जनवरी में तुम्हारा टर्नओवर क्या हुआ, 75 लाख क्रॉस कर गया, तो फिर उसके बाद से तुमको कॉम्पोजिशन एप्लीकेबल नहीं होगा। रिमेनिंग 3 मंथ्स के लिए तुमको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा, नॉर्मल रेट में देना पड़ेगा। ठीक है, मान लो तुम्हारा 1.5 करोड़, तुम्हारा 1.5 करोड़ क्रॉस हो गया अक्टूबर में, तो फर्स्ट 7 मंथ्स के लिए तुम कॉम्पोजिशन डीलर हो। उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा, जिस डेट से हो, मान लो 16 अक्टूबर को हुआ, तो 16 अक्टूबर से तुम नॉर्मल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाओगे। लेकिन 16 अक्टूबर से पहले जितने ट्रांजेक्शन किए थे उस पर तुम्हारा कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, उस पर तुम्हारा कॉम्पोजिशन ही एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, बट अब तुम्हें बेनिफिट दे रहे तो तुमसे कुछ कंडीशंस भी लेंगे। क्या कंडीशन है कि ये जो 1%, 5%, 6% का टैक्स जो भी दिखा तुम्हें, वो तुम किसी से कलेक्ट नहीं कर सकते, खुद के जेब से तुम्हें देना पड़ेगा। जनरली टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मैं कस्टमर से कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को दे दिया। लेकिन इसमें क्या है, कॉम्पोजिशन लेवी में तुम ये कलेक्ट वाला नहीं कर सकते, खुद से जेब से ही तुम्हें देना पड़ेगा। हमने बोला अरे बाप रे, ये भी करना पड़ेगा। चलो ठीक है, फिर क्या है, तुम आईटीसी नहीं ले सकते। जो नॉर्मल में क्या है, तुम आईटीसी ले सकते थे, जो चीजों का तुम खरीद रहे हो उस चीजों का तुम आईटीसी ले सकते थे। बट इसमें क्या हो रहा है, तुम्हें वो आईटीसी भी तुम नहीं ले पाओगे। और क्या है, तुम्हें बिल ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। तुम टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, तुम्हें बिल ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा। और एक चीज है कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन हो करके। ठीक है ना, तुम जो यहाँ पे तुम्हारे दुकान का बोर्ड होगा, तुम जहाँ पे बिलिंग वगैरह करते हो, वहां पे तुमको प्रोमिनेंटली बताना पड़ेगा कि मेरा जीएसटी नंबर ये है और आई एम ए कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन। ठीक है ना, मैं टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती, ये चीज तुमको डिक्लेयर करनी पड़ेगी, डिस्प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम इतना सब फुलफिल करते हो, तब तुमको क्या होगा, ये कंसेशनल रेट मिलेगा कि तुम इतना परसेंट का टैक्स दे सकते हो। बट इसमें भी क्या है, थोड़ा सा इफ थोड़ा सा बट है। ये थोड़ा सा इफ थोड़ा सा बट क्या है, अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में गलती करोगे तो तुम यहाँ पे गलती करोगे। क्या है, देखो, मैन्युफैक्चरर को हमने क्या बोला कि आप 1% तो दोगे, लेकिन किस पर, आपका जितना भी टोटल टर्नओवर होगा उस पे, आपके स्टेट में। अब ये तो स्टेट की बात है, तो मान लो आपका स्टेट में जितना भी टोटल टर्नओवर है, आपको उसका देना पड़ेगा 1%। टोटल टर्नओवर मतलब उसमें आपका टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल सर्विसेज, एग्जम्प्ट गुड्स, एग्जम्प्ट सर्विसेज, निल रेटेड हो गया आपका अगर कोई नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, निल रेटेड हो गया सब पे। मतलब इवन एग्जम्प्ट गुड्स के टर्नओवर पे भी आपको देना पड़ेगा आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला केस। अगर आपने खुद को मैन्युफैक्चरर डिक्लेयर किया है, तो मान लो आपने कुछ एग्जम्प्ट गुड्स मैन्युफैक्चर कर दिए, तो उस पे भी आपको 1% देना पड़ेगा। आपने 40% वाले कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर कर दिए, उस पे भी 1% देना पड़ेगा। और मान लो आपने ये जो मार्जिनल सर्विसेज कुछ दिया जिसपे टैक्स रेट 18% था, उस पे भी आपको 1% ही देना है। इट इज नॉट लाइक दैट उस पे आपको 6% देना है। ठीक है, आप अगर मैन्युफैक्चर के कैटेगरी में आते हो, आपका जितना भी टर्नओवर है, एग्जाम्प्ट हो या फिर नॉन एग्जाम्प्ट हो, टैक्सेबल हो, उसमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितना टोटल टर्नओवर है उस पे आपको 1% देना पड़ेगा। लेकिन 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 ट्रेडर के केस में आपको क्या बेनिफिट है, आप वो अच्छे से देखो, टैक्सेबल टर्नओवर पे ही देना है। अगर आपने खुद को ट्रेडर डिक्लेयर किया है, तो उस केस में आपके सिर्फ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज पे आपको क्या होगा, आपको 1% देना पड़ेगा, बाकी पे नहीं देना। सर्विसेज क्यों बोलो, क्योंकि मार्जिनल सर्विसेज को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओनली टैक्सेबल टर्नओवर पे 1% कौन देगा, ट्रेडर देगा। लेकिन एंटायर टर्नओवर पे 1% कौन देगा, मैन्युफैक्चरर देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। तो फिर ये रेस्टोरेंट ओनर कितना देगा, 5% देगा। फिर टोटल टर्नओवर, मतलब बाय डिफॉल्ट सबको टोटल टर्नओवर पे ही देना है, एक्सेप्ट किसको, आपका ट्रेडर को। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको टैक्सेबल टर्नओवर पे आपका देना है। अदरवाइज आप मैन्युफैक्चरर हो या फिर आप रेस्टोरेंट हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर हो, प्योरली सर्विस प्रोवाइडर हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, उस केस में आपको फिर क्या होगा कि टोटल टर्नओवर पे देना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चरर होगा सिर्फ टैक्सेबल पे निकाल के आ जाएंगे 1%। गलत। कुछ कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 1% उस पर निकालेंगे, 6% सर्विस पे अलग निकालेंगे, वैसे होगा नहीं।
आप जिस कैटेगरी में आते हो आपको उस रेट का टैक्स रेट लेना है और टोटल टर्नओवर पे लेना है, अनलेस आप टैक्सेबल, आप ट्रेडर हो, आपको टैक्सेबल टर्नओवर लेना है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो सब सर्विस गुड्स वालों को ही मिल रहा है, तो सर्विस वालों ने रोया कि जो प्रोफेशनल्स है वो रोए कि भाई हमने क्या पाप किया है, हमसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी, हमें कुछ तो फायदा दे देते। तो फिर निर्मला ताई ने बोला कि चलो ठीक है तुम्हें देते क्या, हमारे लिए एक नया सेक्शन आया 10(2)(a), वो क्या बोलता है कि ये सेम चीज जो है हम सर्विस प्रोवाइडर को देंगे। अभी तक किसको था, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट को। अब क्या बोला कि सर्विस प्रोवाइडर को भी देंगे, बट सर्विस में बहुत प्रॉफिट है, तुमको इतना अच्छे से नहीं देंगे, तुम्हारे लिए हमने स्ट्रिंजेंट कंडीशंस बनाया है। क्या स्ट्रिंजेंट कंडीशंस बनाया है कि प्रीवियस ईयर वाला जो टर्नओवर ऊपर वाले केस में 1.5 लाख था, यहाँ पे 50 लाख ही होएगा। और क्या है, करंट ईयर में तुम 50 लाख तक दे सकते हो, बट तुम्हारे लिए टैक्स क्या हो जाएगा, 3 यानी 6% का टैक्स रेट आ जाएगा। बाकी सारे कंडीशन सेम है, यहाँ पे जो था वही कंडीशन है कि आप सर्विस, अब सप्लाई का तो सर्विस तो कर सकते हो, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते आप, ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते आप, सीटीपी एनआरटीपी नहीं हो सकते आप, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, आईटीसी नहीं ले सकते, मतलब ऊपर जितने सर्विस कंडीशंस थे उतने ही कंडीशंस आएंगे, बट आपको क्या हो जाएगा फिर 3% 6% के हिसाब से होगा, और आपका टर्नओवर लिमिट यहाँ पे 1.5 करोड़ नहीं 50 लाख होगा। लास्ट ईयर में 50 लाख से कम होना चाहिए, इस साल में भी अप टू 50 लाख ऑफ टर्नओवर आप ये बेनिफिट ले सकते हो। अब यहाँ पे भी क्या है कि आपका जितना टोटल टर्नओवर है सब पे आपको 6% देना पड़ेगा टैक्स, ठीक है, अप टू 50 लाख। क्लियर एवरीवन, आया समझ में ये वाला कॉन्सेप्ट, कॉम्पोजिशन लेवी, इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, लास्ट एग्जाम्स में आए भी थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, बढ़िया, ठीक है। अब देखो अपन इतना आगे आ गए, हम कहाँ पे थे, कितने पे, कितने में हमारे दो पार्ट्स थे, एक रेट वाला पार्ट था, दूसरा वैल्यू वाला पार्ट था। अब देखो रेट में हमने क्या देखा कि 5% लगाना है, 18% लगाना है, 40% लगाना है, लेकिन किसका 18%, किसका 5%, 5% इंडिपेंडेंटली तो कोई फिगर नहीं है, 5% ऑफ XYZ। अब 18% हम जो एग्जाम्पल लेते हैं 100 पे 18% लगाते हैं ना, ये 100 क्या है मेरा, ये 100 है मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या हो गया ये मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब आते हैं हम आपके नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया, हमने सेक्शन 7 सप्लाई कवर किया, 8 कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई कवर किया, 9 हमने कवर किया आपका आरसीएम एफसीएम वाला, 10 कंपोजिशन लेवी कवर किया, 11 एग्जाम्पशन है, आप एक बार रीड मारना है मान लो, इंटर के लेवल पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर आपका 12 13 14 जो होता है ये आपका होता है टाइम ऑफ सप्लाई का, जो हम इसके बाद देखेंगे क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, तो मैं अभी पढ़ा दे रहा हूँ। 15 आ गया आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई, फिर आपका 16 17 18 ये हो गया आपका 18 19 20, यहाँ तक आपका हो जाता है आईटीसी के रिलेटेड टॉपिक्स। फिर 21 के बाद से आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये सेक्शन 15 देखेंगे, 15 होने के बाद फिर टाइम ऑफ सप्लाई पे जाएंगे, फिर आईटीसी पे जाएंगे। अपना टारगेट आज है कि आईटीसी तक खत्म करेंगे, फिर उसके बाद आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई भी थोड़ा बहुत बता दूंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे करके हम आज आईडीटी पूरा खत्म करने का अपना प्लान है, एक्सेप्ट कस्टम्स, कस्टम्स भी ऐसा 5-10 मिनट लेके आपको मैं कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो चलो अब हम कहाँ आ गए, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। सप्लाई में अपना कंडीशन क्या था कि मनी होना चाहिए तब होगा, बट कंसिडरेशन होना चाहिए, सब होना चाहिए। अब क्या हो गया चीज है, देखो अब हमने क्या किया, बहुत सारी चीजों को यहाँ पे अलग कर दिया। अलग क्या कर दिया कि देखो अगर ये कंडीशन मैं फुलफिल कर रहा हूं तब मेरे को क्या होगा, एक सेक्शन एप्लीकेबल होगा, नहीं तो दूसरा सेक्शन एप्लीकेबल होगा। ये भी कहाँ लिखा है, सेक्शन 15 में ही लिखा है, उस पर भी मैं डिटेल में बात करूंगा। देखो अब अगर ये जो सप्लाई है उसमें कंसिडरेशन क्या है, मेरा मनी है, और जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो किसके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, अनरिलेटेड पर्सन के बीच में हो रहा है, ठीक है। और तो उस केस में क्या होगा, सेक्शन 15 बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएगा। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है दो अनरिलेटेड एंटिटी के बीच में हो रहा है, और सप्लाई किस पे है, मतलब जो कंसिडरेशन क्या है, सोली इन मनी है, ठीक है। थोड़ा सा गोल्ड, थोड़ा सा मनी, थोड़ा सा बार्टर वाला चीज है, उस केस में फिर सेक्शन 15 अप्लाई नहीं होगा। ये कहाँ लिखा है,
ये लिखा है मेरे सेक्शन 15(4) में, ठीक है। 15(4) क्या बोलता है कि अगर मनी इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, या फिर कोई रिलेटेड एंटिटी है, या फिर कोई स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है जिसको गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा है, तो आप क्या करना, 15 वाले जो बेसिक सेक्शन है उसको अप्लाई ना करके आप क्या अप्लाई करोगे, रूल 27 से रूल 33 तक अप्लाई करोगे, ठीक है। तो अपने को क्या है, सेक्शन 15 भी देखना है, रूल्स भी देखना है। अब सर रूल्स इंटर में टेस्ट होते हैं क्या? टेस्ट तो नहीं होते हैं जनरली, फाइनल में ही टेस्ट होता है, बट इंटर के सिलेबस में है क्या? आंसर इज यस। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इस वाले पार्ट पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, इस वाले पार्ट को ऊपर ऊपर से एक बार देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा डीप में आपके लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि कम टाइम में अपने को इतना वास्ट सिलेबस कवर करना है ना, तो कुछ चीजें स्किप करनी है। तो क्या स्किप करनी है? एक एग्जाम्पशंस वाला हमको स्किप करना है, दूसरा ये रूल्स वाले अपने को स्किप करना है, क्योंकि रूल्स वाले क्वेश्चंस अपने बनते नहीं है, बहुत कम बनते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं सेक्शन 15 1 2 एंड 3, ठीक है। चलो देखो 15(1) क्या बोला। 15(1) बोला कि जो ट्रांजैक्शन प्राइस है मैं उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लूंगा। 15(1) बहुत ही सिंपल सेक्शन है। 15(1) क्या बोला कि जो ट्रांजैक्शन प्राइस है मैं उसको मान लूंगा। तो किसी महापुरुष ने पूछा कि भैया ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है वो तो बता दो। तो उसने बोला प्राइस एक्चुअली पेड फॉर द सप्लाई, मतलब आपने जितना पैसा दिया है उस सप्लाई के लिए उसको हम ट्रांजैक्शन प्राइस मानेंगे, और वही ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन प्राइस जो है मेरा, ठीक है, हम इसको शॉर्ट में टीवी बोलते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू मान के चलो, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू मान के चलोगे तो फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रांजैक्शन प्राइस, जो कि वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट अगर लॉ में बट और प्रोविजंस नहीं होंगे तो कैसे होगा? दूसरा सेक्शन क्या बोलता है कि इवन दो तुम्हारे पास ट्रांजैक्शन प्राइस है, आई वांट यू टू इंक्लूड और गिव इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टू द ट्रांजैक्शन प्राइस। मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस 100 का है तो यू हैव टू इंश्योर कि ये 5 एडजस्टमेंट उसमें ऑलरेडी कंसिडर्ड है। अगर ये 5 एडजस्टमेंट उसमें कंसिडर्ड नहीं है तो तुम्हें उसको कंसिडर करना पड़ेगा। क्या 5 ट्रांजैक्शन है? एनी टैक्स अदर देन जीएसटी, मतलब मान लो किसी गुड्स पे अगर एंटरटेनमेंट टैक्स एप्लीकेबल है, एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है, जैसे टोबैको ओपियम हो गया ना, उस पे एक्साइज ड्यूटी भी एप्लीकेबल है, जीएसटी एप्लीकेबल है। आईपीएल टिकट्स पे लोकल एंटरटेनमेंट टैक्स एप्लीकेबल है। तो ये टैक्स का इम्पैक्ट पहले दोगे, उसके बाद जीएसटी कैलकुलेट करोगे। मतलब मान लो अगर गुड्स 100 रुपए के थे और एक्साइज ड्यूटी 20 का लगा है तो 120 पे तुम्हें जीएसटी कैलकुलेट करना है। आई नो यहाँ पे डबल टैक्सेशन दिख रहा होगा, बट वैल्यू ऑफ सप्लाई का रूल है कि आपको यहाँ पे दूसरे सारे टैक्स कंसिडर करने अदर देन जीएसटी। मतलब कस्टम्स ड्यूटी होगा तो कस्टम्स ड्यूटी भी ऐड कर लेना, उसके बाद जाके, मतलब मान लो 100 रुपए का गुड से 40 रुपए के कस्टम्स ड्यूटी हो गए तो 140 पे तुम्हारा जीएसटी कैलकुलेट होगा, ठीक है। हमने बोला चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि थर्ड पार्टी पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, मतलब मैंने जो क्या किया कि सप्लायर के बिहाफ पे किसी, मतलब सप्लायर ने जैसे मेरे को बोला कि एक काम करो 100 रुपए मेरे को दे दो और 20 रुपए मेरी गर्लफ्रेंड को दे देना, उसको चॉकलेट खाना था। मैंने बोला ठीक है मालिक, आप लो 100 रुपए, उसकी गर्लफ्रेंड को दे दिया 20 रुपए चॉकलेट खाने के लिए। लेकिन अब उस सप्लाई के लिए तो मैंने 100 रुपए ही दिए थे, तो क्या हो सकता है कि सप्लायर बोलेगा कि तो जीएसटी तो मैं 100 का ही दूंगा। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, देखो जीएसटी क्या है, पूरे प्राइस पे लगेगा 100, और ये 20 रुपए भी तो भाई तुम्हारे ही थे ना, मैंने किसी और को जो दिए हैं तुम्हारे इंस्ट्रक्शन पे ही दिए ना। तो एनी थर्ड पार्टी पेमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, या फिर मान लो जैसे तुम्हारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि एक इंस्पेक्शन होगा, वो इंस्पेक्शन का खर्चा जो है सामने वाला बियर करेगा, मतलब वो सप्लायर बियर करेगा। बट सप्लायर ने क्या बोला कि एक काम करो, तुम वो एक्सपेंस बियर कर लो और उतना पैसा काट के मेरे को पेमेंट कर देना। तो तुमने काट के पेमेंट कर दिया, सप्लायर बोलेगा कटे हुए पैसे पे तुमको जीएसटी लगाऊंगा। आंसर इज नो, उसको टोटल अमाउंट कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब एनी पेमेंट दैट हैज बीन मेड ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर बाय द रिसिपिएंट, वो भी क्या हो जाएगा, सप्लाई के वैल्यू में ऐड हो जाएगा। फिर एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, मतलब आपका ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंसेस हो गया, जो फ्रेट होता है, इंश्योरेंस होता है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस हो गया, पैकेजिंग चार्जेस हो गया, मतलब उस सप्लाई के रिलेटेड जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो सारे आपके इसमें आ जाएंगे। फिर उसके बाद
अगर कोई इंटरेस्ट या फिर लेट फी या फिर पेनल्टी तुम लगा रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू दैट ट्रांजेक्शन, मतलब मान लो तुमने बोला था कि 2 दिन में पैसा दे देना, उसने 2 दिन में पैसा दिया नहीं, या फिर तुमने बोला था कि मान लो 1 हफ्ते के अंदर गुड्स दे देना, उसने 1 हफ्ते के अंदर गुड्स दिया नहीं, तो तुमने कुछ इंटरेस्ट पेनल्टी लगा दिया, तो उस केस में वो सब भी आएगा। और साथ ही साथ एनी सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी, ये चीज अच्छे से समझना। मतलब मान लो जैसे तुम्हारे गुड्स का एक्चुअल प्राइस तो 100 रुपए था, गवर्नमेंट ने बोला कि तुम 80 रुपए में बेचो, 20 रुपए मैं देता हूँ, तो उस केस में आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, 80 रुपए होगा, क्योंकि वो सब्सिडी किसने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया। लेकिन वही सब्सिडी मान लो टाटा फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन से आई थी, वो 20 रुपए, तो फिर तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, 100 रुपीज। इवन दो तुम सामने वाले से 80 रुपए कलेक्ट कर रहे हो, फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा तुम्हारा कितना, 80 रुपीज, सॉरी 100 रुपीज। गवर्नमेंट होता तो 80 रुपीज होता, क्योंकि रिलायंस टाटा है जो कि गवर्नमेंट नहीं है, उस केस में क्या हो जाएगा आपका 80 रुपीज होगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी पे आप जीएसटी ले रहे थे तो आप उसको हटाना है, प्राइवेट में आप नहीं ले रहे थे तो उसको ऐड करना है, सिंपल है। गवर्नमेंट वाले पे आपका जीएसटी नहीं लगेगा, अदर देन गवर्नमेंट अगर कोई भी सब्सिडी होगी उस पर आपका जीएसटी लगेगा। ये कौन बोला, सेक्शन 15(2). फिर सब ऐड ही करना है, कुछ हटा भी दो भैया। क्या हटाना है, डिस्काउंट हटाना है। हमने बोला ठीक है डिस्काउंट डिडक्ट कर देंगे, कब, लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन है। ओनली इफ एग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, अगर जिस टाइम पे सप्लाई हो रहा था, जिस टाइम पे इनवॉइस बन रहा था, उस टाइम पे आपने एग्री किया है कि मैं डिस्काउंट दूंगा इतना, आज दे रहा हूँ चाहे 2 महीने बाद दे रहा हूँ, लेकिन मैं डिस्काउंट दूंगा करके एग्री किया था, तो उसी केस में क्या होगा, मेरे को उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस करना है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में मैं एग्री कर दूं कि आपको 40% डिस्काउंट दे रहा हूँ बिल पे, तो उस 40% पे मेरे को जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उस केस में मेरे को जीएसटी लेना नहीं है, लेकिन मान लो मैंने पहले बोला नहीं था, 2-4 महीने बाद मेरा मन किया कि वेदांत भाई चलो ले लो यार, तुम अच्छे लगने लगे, अब मेरे को 5% डिस्काउंट देते हैं, अब तुम्हें पुराने बिल पे भी मैं दूंगा, तो वैसे नहीं चलेगा। अगर उस टाइम पे एग्रीड नहीं था तो अभी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा सेक्शन 15(1)(2)(3). तो 15(4) क्या बोला कि अगर 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 सप्लायर रिलेटेड है तुम्हारा, या फिर मनी इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, या फिर कोई स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है, उस केस में तुम्हें क्या करना है, रूल 27 से 2033 एप्लीकेबल करना है। ठीक है, अभी उतना एप्लीकेबल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा बताते जा रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस चीज पे, या फिर चलो एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्या पता काम आ जाए। ठीक है, फाइनल वालों को तो काम आएगा ही एनीवेज। तो देखो पहला रूल क्या बोलता है कि रूल 27, कंसिडरेशन इज सोलली नॉट इन मनी, मतलब थोड़ा सा गुड्स मिल गया, थोड़ा सा गुड्स मिला और थोड़ा सा आपको ये मिल गया, या फिर मान लो आपको थोड़ा सा गोल्ड मिल रहा है और थोड़ा सा आपको पैसा मिल रहा है, या फिर थोड़ा सिल्वर थोड़ा गोल्ड ही मिला, पैसा कुछ ही नहीं मिला, उस केस में कैसे करोगे, उस केस में रूल 27 एप्लीकेबल हो जाएगा। रूल 27 क्या बोलता है कि पहले तो आपको क्या करना है कि आपके गुड्स का ओपन मार्केट वैल्यू लेना है, आपका जो गुड्स था उसका ओपन मार्केट वैल्यू लो। अगर वो नहीं मिल रहा है तब क्या करोगे, मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। अगर ए नहीं मिला तभी बी पे जाना है, बी नहीं मिला सी पे, सी नहीं मिला डी पे, डी नहीं मिला ई पे। अगर एक मिल जा रहा है तो फिर आप दूसरे पे जाओगे ही नहीं। ठीक है, तो अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिला तब मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब आपने जो गोल्ड मिला आपको पैसे के साथ, वो गोल्ड का फेयर मार्केट वैल्यू कितना था आपको वो देखना है। या फिर वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, सिमिलर गुड्स या सर्विस का अगर कोई सिमिलर क्या बोलते हैं उसी क्वालिटी का अगर कुछ आपको मिल जा रहा है, उसी टाइप का कुछ आपका मिल रहा है, तो उसका आप ले सकते हो। नहीं तो फिर आपको रूल 30 या फिर रूल 31 लेके जाना है। हमने बोला चलो ठीक है, सेम चीज है, बट क्या है, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन या फिर रिलेटेड पर्सन, मतलब आप खुद के अपने एंटिटी को दे रहे हो, या फिर खुद दूसरे ब्रांच को दे रहे हो, या फिर रिलेटेड एंटिटी को दे रहे हो, तो उस केस में आपका रूल 28 एप्लीकेबल हो जाएगा इंस्टेड ऑफ रूल 27। उसमें क्या चेंज हो रहा है, ये मनी वाला पॉइंट बस हट गया, एग्जैक्ट सेम हमने जो पढ़ा एग्जैक्ट सेम है, बस मनी वाला पॉइंट हट गया। क्या, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो गुड्स का, या फिर लाइक काइंड एंड क्वालिटी ले लो। अगर ये दोनों में से कुछ नहीं मिल रहा तो फिर रूल 30 रूल 31। बट इसमें 2 प्रोविजो ऐड कर दिए, मतलब 2 एक्सेप्शन ऐड कर दिए। क्या एक्सेप्शन ऐड कर दिए, अगर 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 सामने वाला मतलब तुम्हारा जो रिलेटेड एंटिटी या फिर डीम डिस्टिंक्ट पर्सन है, वो एज इट इज बेच रहा है, तुमसे जैसे खरीदा वैसे ही बेच रहा है विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा सामने वाले ने जो दिया है उसका 90%। ठीक है, उसका 90%, मतलब मान लो तुमने 10 रुपए में बेचा, सामने वाला 100 में बेच रहा है, तो तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई 10 नहीं माना जाएगा, 90 माना जाएगा। 90 कैसे आया, 90% ऑफ 100।
लेकिन एक्सेप्शन का एक्सेप्शन ना दे, वो कैसा लॉ? वो क्या बोला कि अगर ये जो रिसिपिएंट है ये एलिजिबल है फॉर फुल आईटीसी, मतलब तुम्हारा जो रिलेटेड पर्सन है या फिर डीम डिस्टिंक्ट पर्सन है, अगर वो क्या है कि एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी है, यानी वो कंपोजिशन डीलर वगैरह कुछ नहीं है, वो आईटीसी पूरा ले रहा है, तो उस केस में तुमने जो बोला मैं वो मानूंगा। मतलब तुम्हारा इनवॉइस वैल्यू 10 था, मैं 10 को एग्री कर रहा हूँ, अगर सामने वाला इज एलिजिबल फॉर आईटीसी। लेकिन अगर सामने वाला इज नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी, उस केस में अगर और वो एज इट इज बेच रहा है तो फिर 90% उसका लूंगा। लेकिन ये दोनों ही चीज नहीं हो रहा है, तब मेरे को क्या करना है, इतना वाले पार्ट को मेरे को कवर करना है। तो रूल 28 क्या बोलता है? रूल 28 बोलता है कि पहले देखो ये वाला फुलफिल हो रहा है क्या, क्या रिसिपेंट तुम्हारा एलिजिबल है, नहीं है, तब इस पे आना। एज इट इज बेच रहे वो वैल्यू है तुम्हारे पास, वो भी वैल्यू नहीं है, मतलब वो एज इट इज नहीं बेच रहा है, वो चेंज करके भेज रहा है, तब जाना भैया तुम यहाँ पे। ठीक है, मतलब पहले एक्सेप्शन के एक्सेप्शन को फॉलो करो, उसके बाद एक्सेप्शन को फॉलो करो, अगर दोनों ही नहीं हो पा रहा तब ओरिजिनल लॉ पे आना, महान अपना लॉ। ठीक है, एक वो था। फिर उसके बाद और एक क्या बोला, रूल 28 अलग से डाला, ये आपके एमसीक्यू में काम आ सकता है। ठीक है, कॉर्पोरेट गारंटी, कभी कभार क्या होता है कि एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के लिए गारंटी दे देती है, या फिर डायरेक्टर्स अपने कंपनीज के लिए गारंटी देते हैं, कॉर्पोरेट गारंटी बैंक को देते हैं। ठीक है, तो उसको वो भी क्या होगी, एक सर्विस होगी, कॉर्पोरेट गारंटी की सर्विस होगी। ठीक है, और वो सर्विस विदाउट कंसिडरेशन हम दे रहे हैं अपने रिलेटेड एंटिटी को, तो वो हजम नहीं हुआ, शेड्यूल 1 में आ गया आपका, कि आप अगर अपने रिलेटेड एंटिटी को कुछ भी अगर दे रहे हो सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, तब भी हम उसको मानेंगे ना। तो ये वो वाला पार्ट है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट गारंटी अगर आप दे रहे हो तो उसमें आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, 1% ऑफ गारंटी अमाउंट पर एनम, मतलब मान लो आपने अगर 1 करोड़ का दिया है तो फिर 1 लाख पर एनम आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। आपने 4 साल के लिए गारंटी दी तो 4 लाख हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये वाला एमसीक्यू के लिए बन सकता है। बाकी ये सब तो फाइनल के लेवल में टेस्ट होता है अच्छे से, इंटर के लेवल पे टेस्ट नहीं होता ये चीजें जनरली। फिर रूल 29 कौन से केस में एप्लीकेबल है, एजेंट के केस में। देखो यहाँ पे जो रिलेटेड पर्सन था अदर देन एजेंट था, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एजेंट का केस है। क्या बोल रहा है कि ओपन मार्केट वैल्यू देखो, या फिर 90% ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी देखो, या फिर रूल 30 देखो, या फिर रूल 31 देखो। मतलब कुछ नहीं, दोनों में सेम ही है, बस लाइक एंड काइंड एंड क्वालिटी के बदले 90% एक्स्ट्रा लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये जो 90% है वो एक्स्ट्रा है। अदरवाइज रूल 28 रूल 29 देखो एकदम सेम, प्रोविजन यहाँ पे कुछ है नहीं, ओपन मार्केट वैल्यू ले लिया, या फिर 90% वाला ले लिया, या फिर रूल 30 या फिर रूल 31। ठीक है, फिर अभी रूल 30-31 इतना देख लिया, क्या है भैया रूल 30-31? रूल 30 बोलता है कि आपका जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका 10% ऐड करके आप ले लो। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकलेगा मेरा, एज पर CAS4। CS4 के हिसाब से जो भी मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट निकल रहा है उस पे आप 10% ऐड कर दो, वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई है करके हम अज्यूम करेंगे। फिर रूल 31 क्या बोलता है कि रेसिडुअल अप्रोच, अगर मान लो आप कहीं से भी कुछ भी नहीं कर पा रहे, तब कैसे करोगे, प्रॉपर ऑफिसर जो होगा, जो भी ऑफिसर होगा वो डिसाइड करेगा, बेस्ड ऑन बेस्ड जजमेंट असेसमेंट होगा, सारे रूल्स को, सारे सेक्शन 15 के प्रोविजंस को दिमाग में रखते हुए वो करेगा। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट रूल 30 से 31 तक। अब 31 में कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। 31 के ए क्या है, लॉटरी का है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट भी है, ये वाला जो पार्ट है ये चेंज हुआ है। पहले ये 140 के बदले 100/128 हुआ करता था, जो अभी एप्लीकेबल नहीं होके अमेंडमेंट हो गया 140 में, क्योंकि लॉटरी में भी 140 आ गया। तो लॉटरी टिकट्स का कैसे निकालते हैं, 100/140 इंटू फेस वैल्यू और गवर्नमेंट गैजेट में जो प्राइस डिक्लेयर हुआ है, विच एवर इज हायर, वो हो गया मेरा लॉटरी का, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। फिर ऑनलाइन गेमिंग में क्या होता है कि आपका टोटल अमाउंट पेड, पेएबल और डिपॉजिटेड, वो हो जाता है आपका जीएसटी के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई। और कैसीनो में क्या होता है, आपने जितने भी वो जो चिप्स या टोकन्स खरीदता है ना, वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट योर रूल 31 ABC इज, देयर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। रूल 32 फिर आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है। रूल 32 देखने से पहले एक बार रूल 33 समझ लेते हैं। रूल 33 क्या होता है, प्योर एजेंट का केस होता है। अगर आप प्योर एजेंट हो, उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर दोस प्योर एजेंट सर्विसेज विल बी जीरो, मतलब उस पर हम जीएसटी नहीं लेंगे। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आप सब रिलेट करोगे, आपके एयरपोर्ट का भी कभी अगर टिकट देखोगे, एयरलाइन का टिकट, तो उसमें एक होता है एयरपोर्ट कन्वीनियंस फीस 400 रुपए। अब वो 400 रुपए क्या होता है ना, एयरपोर्ट कलेक्ट करती है फ्रॉम दी पैसेंजर, एयरलाइन नहीं करता।
ठीक है ना। तो एयरलाइन क्या कर रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ द एयरपोर्ट पैसेंजर से कलेक्ट करके दे दे रहा है। तो लाइक वो 400 रुपए एज इट इज एयरपोर्ट को चले जाएंगे, मेरे को उसमें एक पैसा नहीं लेना है। तो वो क्या हो गया, प्योर एजेंट का सप्लाई केस हो गया, उसमें वो प्योर एजेंट है। तो फिर उस केस में क्या होगा, उसको जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा उस 400 रुपए पे, उसका अपने जो बेसिक फेयर है उस पे एप्लीकेबल हो जाएगा, सीट के फीस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन ये जो 400 रुपए था जो एयरपोर्ट को एज इट इज जाने वाला था, उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। ऐसा कहाँ लिखा है, रूल 33 में लिखा है। रूल 34 क्या बोलता है कि मान लो कोई फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन है, तो उसको कौन से रेट पे कन्वर्ट करोगे। अगर वो गुड्स का केस है तो फिर सीबीआईसी जो रेट बताई होगी उसके केस में करना। सर्विस का केस है अपना जनरल अकाउंटिंग में जैसे करते हैं, अकाउंट्स के वाला ही सेम ही होगा, अलग ऐसे कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब आते हैं रूल 32 पे, जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन क्या है, देखो गवर्नमेंट ने बोला कि ऊपर तक तो सब ठीक था, इन कुछ ट्रांजैक्शन के केस में मैं क्या कर रहा हूं, एज ए सप्लायर एज ए गवर्नमेंट मैं इनको कुछ एक स्पेशल बेनिफिट दे रहा हूं कि वो चाहे तो नॉर्मल रूल्स फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। लाइक दिस इज द ऑप्शन विद देम, ऐसा कंपलसरी नहीं है, दिस इज द ऑप्शन विद देम। ठीक है, रूल 32 में क्या बोला कि ये चीज रूल 32(1) में बोला। 32(2) क्या बोलता है कि अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज परचेज है या फिर सेल है, कोई ऐसा पर्सन है जो फॉरेन एक्सचेंज सेल परचेज कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि उसके पास दो ऑप्शन होंगे। ऑप्शन 1 क्या है, नहीं गुड्स में आरबीआई रेफरेंस रेट लेता है, सर्विस में हम क्या लेते हैं, सर्विस में हम जो अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से होता है, एस इंडेक्स जो भी एप्लीकेबल है मेरे पे, मैं वो वाला रेट लेके चलता हूँ। ठीक है ना, जनरली स्पॉट रेट हम लोग लेते हैं सर्विसेज के केस में। बट गुड्स के केस में क्या होता है, मेरा जो आरबीआई ने रेट, आरबीआई नहीं सीबीआईसी ने, माय बैड, आरबीआई नहीं, गुड्स के केस में सीबीआईसी वाला रहता है, और सर्विसेज के केस में मेरा गैप में जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंड एस जो भी मेरे को एप्लीकेबल है वो वाला रहता है, आरबीआई वाला नहीं लेते हैं कहीं पे। ठीक है, अब देखो ऑप्शन 1 क्या है मेरे पास, कि क्या मैं फॉरेन करेंसी से क्या कर रहा हूं, मैं फॉरेन करेंसी से इंडियन करेंसी में एक्सपोर्ट कर रहा हूं क्या, अगर यस तो फिर एंड आरबीआई का रेफरेंस रेट इज अवेलेबल विथ मी। ठीक है, क्या हो रहा है, आरबीआई का रेफरेंस रेट मेरे पास अवेलेबल है, उस केस में क्या होगा कि डीलर का रेट माइनस आरबीआई का रेट, मतलब जो एक्स्ट्रा मुनाफा मैं कमा रहा हूँ मेरे को बस उतने पे देना, इनटू टोटल नंबर ऑफ करेंसी, मतलब 1 लाख 2 लाख जो भी हो गया वो वाला चीज हो गया। ठीक है, मतलब मैं जितना मुनाफा कमा रहा हूँ उतना ले लिया। या फिर अगर आरबीआई का रेट अवेलेबल नहीं है तो भी मैं, तो फिर मैंने 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी, मतलब मैंने उसको जितना अमाउंट दिया इंडियन करेंसीज में, ठीक है, तो उस केस में मैंने जितना ग्रॉस अमाउंट दिया उसका 1%, मतलब मान लो मैंने उसके पास $100 थे, मैंने उसको कन्वर्ट करके 90,000 रुपए दे दिए, तो वो जो 90,000 रुपए है वो 90,000 रुपए मैं क्या मानूंगा, उसका 1%, 90,000 का 1%। ये कौन से केस में, अगर आरबीआई रेट नहीं है, अगर आरबीआई रेट है तो फिर मेरे को बस मार्जिन का, एक्चुअल मार्जिन का लेना है, आरबीआई रेट नहीं है तो फिर 1% लो, दैट इज वन ऑप्शन अवेलेबल विथ मी। या फिर दूसरा चीज क्या है, देखो ऑप्शन 1 में मैं अगर रुपी में कन्वर्ट कर रहा था, तब मेरे पास था कि फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी वाला, तब मेरे पास एक इंडियन रेट था। यहाँ पे क्या है, अगर मैं फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी कर रहा हूँ, मतलब डॉलर टू पाउंड, पाउंड टू डॉलर, ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना है, दोनों फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है, जिसमें भी वैल्यू मेरा लोअर आ रहा है उसका 1% ले लूंगा मैं। ठीक है, आया समझ में, दोनों में से जो लोअर आ रहा है मैं उसका 1% लेके चलूंगा। ऑप्शन 2 क्या है, ऑप्शन 2 मेरा स्लैब रेट वाला कॉन्सेप्ट है, कि अगर मैं 1 लाख तक का इंडियन रुपीस में अगर एक्सचेंज कर रहा हूं तो 1% ऑफ द एक्सचेंज अमाउंट और 250 विच एवर इज हायर। अगर मैं 1 लाख से 10 लाख के बीच में कर रहा हूं, मतलब मान लो 8-9 लाख रुपए कुछ कर रहा हूं, तो 1000 प्लस 0.5% ऑफ एक्स्ट्रा वैल्यू, मतलब ये जो मान लो 8 लाख रुपए कर रहा हूं तो 1 लाख तो ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडर्ड है, तो रिमेनिंग 7 लाख का 0.5%। वैसे ही अगर मैं 10 लाख के ऊपर कर रहा हूँ, मान लो मैं 20-25 लाख का कर रहा हूँ, तो फिर 5,500 प्लस 0.1% ऑफ एक्सचेंज वैल्यू अबव 10 लाख, यानी 15 लाख का 0.1% प्लस 5,500, उस हिसाब से जो भी आएगा मेरा वो होगा। लेकिन मैक्सिमम अप टू 60,000 हो सकता है, उससे ज्यादा का कभी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं आएगा। लेकिन एक बार मैंने ऑप्शन 2 ले लिया तो मैं साल भर में चेंज कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, ऑप्शन 1 से ऑप्शन 2 साल भर में कभी भी आ सकता हूँ एक बार, लेकिन एक बार ऑप्शन 2 में आ गया तो फिर इस फाइनेंशियल ईयर में आई कैन नॉट चेंज टू ऑप्शन 1 अगेन। ठीक है, ये कौन सा था मेरा, रूल 32(2) फॉर फॉरेन एक्सचेंज वाला।
रूल 32(3) जो फाइनल में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ट्रैवल एजेंट वाला चीज है कि अगर डोमेस्टिक टिकट्स है तो आपका 5% ऑफ बेस फेयर लेके चलना है, नहीं आप 10% ऑफ बेस फेयर लेके चलो। मतलब वी आर अज्यूमिंग कि जो ट्रैवल एजेंट का कमीशन है वो डोमेस्टिक के केस में 5% है और इंटरनेशनल के केस में 10% है। ठीक है, जैसे कॉल बार बार आ रहा है, मेरे को 1 मिनट अलाउ करो ना, सो सॉरी। हेलो, ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर। यहाँ देखो ट्रैवल एजेंट के केस में क्या अज्यूम कर रहे हैं हम, एज डिपार्टमेंट क्या अज्यूम कर रही है, डिपार्टमेंट अज्यूम कर रही है कि देखो मेरा जो ट्रैवल एजेंट है वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे 5% कमीशन कमाता है और इंटरनेशनल पे 10% कमीशन कमाता है। तो उसके पास ऑप्शन है कि वो ये वाले जो क्या बोलते हैं प्रेजेंटिव वाले लेके चले या फिर वो ओरिजिनल अपने कमीशन पे लेके चले, इट इज हिज चॉइस, उस पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रूल 32(4) किसके लिए है? लाइफ इंश्योरेंस के केस में एप्लीकेबल है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में 2-3 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है कि टर्म इंश्योरेंस जिसमें ओनली रिस्क कंपोनेंट होता है, दूसरा होता है कि सेविंग्स इंक्लूडेड होता है। तो अगर 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 इंश्योरर क्या कर रहा है कि अपना इंश्योरेंस में वो डिक्लेयर कर रहा है कि मान लो 10,000 प्रीमियम में से 3,000 इंश्योरेंस रिस्क का है और 7,000 में सेविंग्स कर रहा हूं, अगर वो ये डिक्लेरेशन दे रहा है कहीं पे, तो फिर उस केस में क्या होगा कि वो सिर्फ रिस्क कंपोनेंट पे जीएसटी पे कर सकता है। अदरवाइज उसको क्या करना पड़ेगा कि अपने इस हिसाब से जो रूल 32(4) के हिसाब से करना पड़ेगा। जनरली इंश्योरेंस डिक्लेयर नहीं करते क्योंकि ये ट्रेड सीक्रेट टाइप का चीज होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो आपका सेविंग कंपोनेंट है, अगर वो आप वन टाइम ही प्रीमियम कर रहे हो, हर साल प्रीमियम पे नहीं कर रहे हो, अगर वन टाइम प्रीमियम वाला केस है तो फिर 10% ऑफ प्रीमियम को हम बाई डिफॉल्ट अज्यूम करते हैं। ठीक है, अगर वन टाइम प्रीमियम है नहीं, लेकिन अगर हर साल आप प्रीमियम कर रहे हो, हर साल पे कर रहे हो, तो फर्स्ट ईयर में 25% पे जीएसटी लगेगा प्रीमियम का, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स प्रीमियम के 12.5% पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, किस पे? प्रीमियम के 12.5% पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब बस हो गया, तो जो भी आपका हो गया वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा कि कभी कभार अगर आपको एमसीक्यू में टेस्ट कर लिया तो कर लिया। फिर रूल 32(5) किसके बारे में बोलता है? सेकंड हैंड गुड्स के बारे में बोलता है। क्या है कि अगर सेकंड हैंड गुड्स पे आपने आईटीसी लिया हुआ है तो फिर तो आपका नॉर्मल सेक्शन 15 के हिसाब से चीजें चलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने आईटीसी नहीं लिया है तो फिर क्या होगा, आपके मार्जिन पे ही आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रीट करना है। मार्जिन कैसे ट्रीट होगा? सेलिंग प्राइस माइनस आपका परचेज प्राइस, जो भी आ गया आपका जो मार्जिन है, हम उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रीट करेंगे और उसी पे जीएसटी चार्ज करना। ठीक है, और रूल 32(6) क्या है? वाउचर्स ये सब का अगर है तो फिर रिडीमेबल, अगर वो रिडीमेबल अमाउंट होगा, जो भी उसका रिडीमेबल अमाउंट होगा उस पे आपका लगेगा। लेकिन आज के डेट पे मोस्ट ऑफ द वाउचर्स पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, मोस्ट ऑफ द वाउचर्स पे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने पहले एप्लीकेबल कर रखा था बट बाद में उसको क्या कर दिया कि जब आप रिडीम करोगे तभी आपको जीएसटी देना है, जब आप उसको क्या बोल रहे सेल कर रहे हो वाउचर को, उस टाइम पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो मोर और लेस दिस इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। विद दिस अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अगर मैं आपको दिखा दूं हमने कहां कहां क्या क्या कर लिया, तो हमने क्या कर लिया, ये सप्लाई का कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, रेट नॉर्मल स्कीम कॉम्पोजिशन स्कीम कवर कर लिया और वैल्यू ऑफ सप्लाई भी कवर कर लिया और कौन पे करेगा आरसीएम एफसीएम वाला केस भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब अपने पास क्या बचता है फिर? टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलो टाइम ऑफ सप्लाई देखते हैं, 1 मिनट दो बस मेरे को। ठीक है, ये देखो टाइम ऑफ सप्लाई में अपना क्या एप्लीकेबल होगा? सेक्शन 12 इज फॉर गुड्स, सेक्शन 13 इज फॉर सर्विसेज। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट भी है तो थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, देखो तो गुड्स से स्टार्ट करते हैं। गुड्स ने क्या बोला? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ एफसीएम 12(2) क्या बोलता है? अर्लियर ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और 1 मिनट और डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। अभी लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस मेरे को कहां से पता चलेगा? एज पर सेक्शन 31 लॉ में क्या लिखा कि आइदर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। ये साइन मेरा किसका है? विच एवर इज अर्लियर का साइन है। ठीक है, तो तीनों में से जो मेरा अर्लियर होगा उसको क्या मान के मैं चलूंगा? टाइम ऑफ सप्लाई मान के चलूंगा। मैंने बोला ओके बॉस, आप जैसे बोलो वैसे ठीक है। ठीक है, अब फिर क्या हुआ
कि इलेक्शन का टाइम था, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हुए, तो क्या हुआ, ये जो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट था गुड्स के केस में, इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, नलिफाई कर दिया बाय नोटिफिकेशन नंबर 48/2017। 48/2017 क्या बोलता है कि ओनली इन केस ऑफ गुड्स एंड फॉरवर्ड चार्ज, इन केस ऑफ गुड्स एंड फॉरवर्ड चार्ज, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। मतलब एडवांस अगर हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। बेसिकली इसका मतलब क्या था कि अगर एडवांस पे कर रहे हो तो उस पे जीएसटी लगता, लेकिन हमने क्या किया, उस चीज को नलिफाई कर दिया। हमने बोला चलो ठीक है, अब जैसा बोल रहे हो वैसे भी मान लिया हमने। बट अभी हमको क्या देखना पड़ेगा कि लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस क्या है। सेक्शन 31 क्या बोलता है, सेक्शन 31 बोलता है कि डेट ऑन विच गुड्स मेड अवेलेबल, जिस दिन आपके गुड्स आपको मिल गए, वो वाला गुड्स, वो डेट हम मानेंगे कि आपका हो गया। या फिर आप अगर डिलीवरी दे रहे हो, देखो दो चीज है, इधर आप डिलीवरी दे रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो कि सामने वाले को बोल रहे हो कि आके तुम ले जाओ। अगर आके ले जाओ बोल दिया, इसका मतलब जिस दिन तुमने बोला कि आके ले जाओ, जिस दिन गुड्स तैयार है, ये वो वाला डेट हम लोग मान लेंगे। नहीं, तुम खुद डिलीवरी दे रहे हो, तो जिस दिन तुम्हारे गोडाउन से स्टॉक बाहर निकला, वो तुम्हारा लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस माना जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देखोगे आप, तो वही चीज हो जाएगा मेरे कि अगर डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स मान लो या फिर डेट ऑफ ये वाला हो गया, तो उस केस में मेरे को क्या करना है, देख के आगे बढ़ना है। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस और ये, लेकिन ये वाला नहीं है, तो एग्जाम में मैं क्या करूंगा, बस यही दोनों को लिखूंगा। इस वाले पार्ट को मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब फिर आता है सेक्शन 12(3). 12(3) क्या बोलता है, 12(3) मेरा बोलता है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ आरसीएम क्या है, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ पेमेंट। आरसीएम में क्या हो रहा है, मैं पेमेंट कर रहा हूँ ना, आई एम द रिसिपिएंट, मैं सप्लायर को पेमेंट कर रहा हूँ, तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, मतलब जिस दिन इधर मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कटा है या मेरे बुक से पैसा कटा है, या फिर जिस दिन मेरे को गुड्स मिला, और 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ सिमिलर, मतलब आपको जो भी डॉक्यूमेंट मिला है गुड्स, उसने तो कुछ तो डॉक्यूमेंट दिया होगा, इनवॉइस नहीं दिया होगा तो बिल ऑफ सप्लाई या फिर कोई कागज दिया होगा, तो उस डेट से 31st डे, या फिर जिस दिन आपको गुड्स की डिलीवरी मिल गई, या फिर जिस दिन आपने पेमेंट कर दिया, तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। इससे सवाल बनते हैं, प्लीज इंटर फाइनल दोनों में सवाल बनते हैं, एमसीक्यू में बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है, तो आरसीएम वाला अच्छे से देख के जाना। ठीक है, फिर 13(2) भी सिमिलर ही है, सॉरी, यस 13(2) भी सिमिलर ही है। क्या सिमिलर है, देखो 13(2) क्या बोलता है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ एफसीएम। मैंने बोला चलो ठीक है, क्या है बताओ। अब यहाँ पे क्या हो गया, दो केस आ गया। एक क्या हो गया कि इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम, नॉट इशूड विद इन टाइम। अब ये टाइम कहाँ पे डिफाइंड है, वही सेक्शन 31 में। क्या टाइम है, 30 डेज या फिर 45 डेज। अगर नॉर्मल सर्विस है तो प्रोविजन ऑफ सर्विस, जिस दिन से आपने सर्विस कंप्लीट कर दिया, सर्विस पूरा दे दिया, उस दिन से 30 डेज के अंदर आपको इनवॉइस जनरेट करना है, नॉर्मल सर्विस में। बैंकिंग सर्विस के केस में 45 डेज का टाइम लिमिट है। तो अगर आपने टाइम ऑफ विद इन टाइम आपको सर्विस मिल गया, आपने इनवॉइस जनरेट कर दिया है, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड और डेट ऑफ इनवॉइस। अगर आपने टाइमली सर्विस दे दिया है तो फिर आपका इनवॉइस दे दिया था, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन आपने अगर इनवॉइस टाइमली नहीं दिया था, तो फिर डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब जिस दिन आपने सर्विस कंप्लीट की थी, मतलब ये 30-45 डेज से बहुत पहले। अब ऐसा लिखने का पर्पस क्या था, थोड़ा सा वो समझो तो शायद चीजें बेटर याद रहेगी। अगर मैंने टाइम ऑफ सप्लाई को बहुत पीछे ले लिया, तो फिर क्या होगा, मेरे को रिटर्न बहुत पहले फाइल करना चाहिए था, मैं लेट में फाइल कर रहा हूँ, तो फिर मेरे को इंटरेस्ट लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। लेट फीस तो नहीं लगेगा, इंटरेस्ट और पेनल्टी लगने के चांसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर आप टाइमली इनवॉइस जनरेट कर रहे हो, तो फिर डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। नहीं, लेकिन अगर आप टाइमली नहीं कर रहे हो, तो फिर डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर। तो ऑब्वियसली मोस्ट केस में डेट ऑफ प्रोविजन ही निकलता है। ठीक है, अब सेक्शन 31 ने क्या बोला, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, नॉर्मल केस में 30 डेज, बैंकिंग के केस में 45 डेज। जिस दिन आपका कंप्लीट हो गया सर्विस, उस दिन से आपको ये लिमिट देके चलना है। फिर 13(3) क्या बोलता है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम, अर्लियर ऑफ
सेम था, बस इसमें क्या है कि सर्विस कब कंप्लीट है हम वो तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, इसलिए हमने क्या कर दिया, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। अगर आप गुड्स में देखोगे 31st डे था, ठीक है, ये 31st डे था, ये वाला पॉइंट हट गया सर्विस में, ये 31 का 61 हो गया, ठीक है। सर्विस में देखो वो वाला था जो गुड्स वाला रिसीव वाला कंडीशन हट गया और ये 61st डे हो गया। अब सर आपने अमेंडमेंट बताया था, अमेंडमेंट कौन सा है वो भी बता दो जरा हमें। ये देखो, ये जो 12/4 या फिर 13/4 था, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स, सो सॉरी, ये वाला जो पार्ट है ये वाला रिमूव्ड, ये वाला पार्ट क्या हो गया, रिमूव हो गया। 12/4 13/4 अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ओमिटेड फ्रॉम द एक्ट, ठीक है। फिर 12/5 क्या बोलता है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ रेसिडुअल केसेस। अब इसमें क्या है कि अगर एक्ट के आप वर्ड्स पढ़ोगे तो एक्ट बोलता है कि पीरियोडिकल रिटर्न अगर फाइल कर रहे हो तो एक फॉलो करो, अगर दूसरा केस है तो वो फॉलो करो। अब रिटर्न कौन फाइल करेगा, अगर वो रजिस्टर्ड है तब करेगा, अनरजिस्टर्ड होगा तो रिटर्न ही फाइल नहीं करता होगा। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है और वो गुड्स और सर्विसेज के बदले किसी दूसरे रीजन की वजह से कुछ भी टैक्स दे रहे हैं तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, ड्यू डेट ऑफ सच पीरियोडिकल रिटर्न। मतलब आप एग्जांपल लेके चलो 20 सितंबर, 20 जुलाई, 20 अगस्त, कुछ भी डेट लेके जा सकते हो। लेकिन कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसने क्या किया है कि पहले रिटर्न फाइल नहीं करता था लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ आइडेंटिफाई किया और उसको बोले कि अभी तुम्हें जमा करना ही पड़ेगा, उस केस में जिस दिन उसने डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स था वही उसका माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये हो गया आपका टाइम ऑफ सप्लाई। फिर उसके बाद ये वाला देखो, और दो छोटी छोटी चीजें फिर खत्म हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। क्या है कि 12/6 क्या बोलता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरेस्ट। जिस दिन आप, इंटरेस्ट होता है ना, आपने किसी से इंटरेस्ट ले लिया तो उसका जिस दिन आपको ये इंटरेस्ट रिसीव हो गया या फिर पेनल्टी रिसीव हो गई, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, उस दिन को हम मानेंगे। मान लो मैंने किसी को बोला था कि अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करोगे तो 2% इंटरेस्ट लगेगा। अब मैंने उस पर 2% इंटरेस्ट लगा दिया, लेकिन वो पेमेंट मेरे को 1 महीने बाद किया, तो जिस दिन उसने पेमेंट किया मेरे को वो दिन मेरा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ना कि जिस दिन मैंने उसे बोला कि तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई, ठीक है। अगर कंटिन्यूस सप्लाई तो गुड्स और सर्विस, उस केस में क्या होगा, जिस दिन आपका सक्सेसिव स्टेटमेंट, पीरियोडिक स्टेटमेंट जनरेट हो रहा है या फिर जिस दिन आप वो पेमेंट कर रहे मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब आप जैसे दूध वाले हो गए, ठीक है, इधर आप एक स्टेटमेंट देते हो मंथ के एंड में या फिर आपको मंथ के एंड में पैसा मिल जाता है, तो दोनों में जो भी अर्लियर होगा वो हम मान लेंगे आपका टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। हमेशा अर्लियर ही, टाइम ऑफ सप्लाई में कभी भी लेटर नहीं आता है, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ सेंट फॉर अप्रूवल। अगर आपने किसी को भेजा कि देखो आपको अच्छा लगे तो रखना वरना वापस कर देना, उस केस में डेट ऑफ अप्रूवल और 6 months फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। क्या बोला मैंने, डेट ऑफ अप्रूवल और 6 months फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, जिस दिन 6 months कंप्लीट हो गए उस दिन आपका ये हो जाएगा। ये हो गया आपका सेक्शन 12 एंड 13। अब अपने को क्या देखना है, सेक्शन 14, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। मेरे को 1 मिनट दो, मैं तुमको चेंज इन रेट ऑफ टैक्स एकदम अच्छे से बताता है। यस, ये हो गया तुम्हारा चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। अब देखो, दो हो सकता है, दो सिचुएशन होता है अपने पास। एक क्या है कि जो टैक्स रेट चेंज हो, अभी सबको क्लासिक एग्जांपल जो आपका डेली प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि 22 सितंबर 2025 को क्या हो गया, आपका टैक्स रेट चेंज हो गया, ठीक है। अब 22 सितंबर को जो टैक्स रेट चेंज हो गया, तो अगर 22 सितंबर से पहले आपने सप्लाई कर दी है, सप्लाई बिफोर चेंज, ठीक है, तो उस केस में क्या है, अगर आपने सप्लाई पहले कर दी है तो उस केस में एक गोल्डन रूल याद रखना, इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। इनवॉइस और रिसीप्ट विच एवर इज अर्लियर, वही हो जाएगा आपका क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। अगर सप्लाई आपने पहले कर दी है, देखो हर, अब आप जो भी एग्जांपल देखोगे, सप्लाई क्या हो गया कि पहले हो गया, ठीक है, और बाद में क्या हो रहा है कि कुछ हो रहा है, तो उस केस में इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। मतलब मेरे तीन एक्शन है, एक है सप्लाई का एक्शन, ठीक है, एक है इनवॉइस देने का एक्शन, तीसरा है पैसा मिलने का एक्शन। अगर ये सप्लाई पहले हो गया है तो फिर इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज अर्लियर।
अब देखो इस केस में दोनों ही बाद में, इनवॉइस और रिसीट बाद में हुआ है, ये सप्लाई पहले हो गया, तो फिर दोनों में विच एवर इज अर्लियर, ये हमेशा एक गोल्डन रूल है, याद रखना कि अगर सप्लाई पहले हो गया, रेट से पहले सप्लाई हो गया है, तो फिर इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, वो लेके हम लोग चलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सप्लाई आफ्टर चेंज है, ठीक है, मतलब चेंज के बाद मैं सप्लाई कर रहा हूं, मतलब 22 सितंबर के बाद मैं कुछ सप्लाई कर रहा हूं, तो फिर वहां पे क्या होगा, मेरे को एक चीज देखनी पड़ेगी। क्या एक चीज देखनी पड़ेगी कि एनी टू इवेंट्स, इफ, इफ मैं क्या बोल रहा हूं, इफ एनी टू इवेंट्स, ठीक है, ऑकर्ड आफ्टर किसमें, ऑकर्ड आफ्टर सीआईआरटी, आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो उस केस में क्या होगा, इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, जैसे देखो ये दोनों केस में क्या हो रहा है कि एक तो सप्लाई बाद में हो रहा है, साथ ही साथ आइदर इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज, जो भी एक कुछ एक हो रहा है ना, सप्लाई देखो यहाँ पे तुम्हारा रेट चेंज हो गया, उसके बाद सप्लाई हो रहा है और रिसीट हो रहा है, इनवॉइस पहले से बन गया था, या फिर यहाँ पे पैसा पहले मिल गया था, इनवॉइस और रिसीट, इनवॉइस और सप्लाई बाद में हो रहा है, दोनों ही केस में अगर एनी टू इवेंट्स आर हैपनिंग आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, जिसमें से एक सप्लाई है, तो उस केस में इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज लेटर। लेकिन मान लो सप्लाई तुम्हारा बाद में हुआ है, लेकिन इनवॉइस भी तुमने पहले दे दिया है और पैसा भी तुम्हें बहुत पहले मिल गया था, तो उस केस में क्या होगा, विच एवर इज अर्लियर। देखो इनवॉइस क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले मिल गया है, रिसीट पहले मिल गया, इन दोनों के केस में इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज लेटर और अर्लियर। ठीक है, तो चार केस में मेरे क्या हो जाता है, सप्लाई बिफोर और बोथ आई एंड आर बिफोर, आइदर सप्लाई तुम्हारा पहले हो जाना चाहिए या फिर इनवॉइस एंड रिसीट बोथ तुम्हारा पहले हो जाना चाहिए, उस केस में क्या लगेगा, आई और आर विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर सप्लाई बाद में हो रहा है और इनवॉइस और रिसीट में से कोई एक भी बाद में हो रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आई और आर विच एवर इज लेटर। ठीक है, उसमें एक छोटा सा क्लॉज है अपना, क्या कि अगर ये वाला केस में हम लोग फंस रहे हैं, ठीक है, अपन लोग अगर इस वाले केस में फंस रहे हैं, तो फिर हमको एक देखना है कि ये जो पेमेंट, ये जो रिसीट वाला डेट है ना, दैट रिसीट वाला डेट क्या होना चाहिए, विद इन 4 वर्किंग डेज फ्रॉम सीआईआरटी। मतलब तुमने जो रिसीट का डेट दिखाया है, उसका बैंक का एक्चुअल डेट क्या होना चाहिए, 4 वर्किंग डेज फ्रॉम सीआईआरटी। अगर एग्जाम्पल लेके मैं बताऊं, जैसे मान लो 22 सितंबर को हो गया, ठीक है, अब तुम क्या चाहते हो कि ओल्ड रेट में तुम लेना चाहते हो, ठीक है, सप्लाई यहाँ पे हुआ है, ये इनवॉइस और रिसीट विच एवर इज अर्लियर करके तुम ओल्ड रेट में लेना चाहते हो, ठीक है, तुम्हारे बुक्स में तुमने क्या कर दिया, 21/9 को एंट्री दिखा दी, बट एक्चुअल में पेमेंट क्या हुआ था, सपोज मान लो 30/9 को हुआ है। अब नॉर्मल प्रोविजंस क्या बोलता है, नॉर्मल प्रोविजंस बोलते हैं कि डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स और डेट ऑफ एंट्री इन बैंक्स विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो वाला प्रोविजन अपना एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों, सीआईआरटी में एक स्पेशल प्रोविजन बोलता है कि तुम्हारा जो पेमेंट है, ये 22/9 से 4 वर्किंग डेज के अंदर एक्चुअली रिसीव हो जाना चाहिए। मतलब ये जो बैंक वाली एंट्री है, अगर ये 26/9 तक हो जाती, तो उस केस में वी वुड हैव कंसीडर्ड 21 एज द डेट ऑफ पेमेंट। लेकिन क्यों क्या हुआ कि ये 30/9 को मिला है, तो अब इसी को मैं आर मानूंगा, इवन इफ मेरे बुक्स में, ठीक है, मेरे बुक्स में ये हुआ, मेरे बैंक्स में ये हुआ, नॉर्मल रूल क्या बोलता है कि 21 और 30 विच एवर इज अर्लियर, बट क्योंकि ये सीआईआरटी का केस है और पेमेंट क्या हुआ है कि 22/9 के सीआईआरटी से 4 वर्किंग डेज के अंदर नहीं हुआ था, तो जो एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट होगा मैं उसी को मानूंगा। अब अगर मैं इसी को माना, तो फिर मेरा केस क्या बन जाएगा, फिर ये हो जाएगा 22/9, मेरा सप्लाई यहाँ हो रहा है, रिसीट यहाँ हो रहा है, इनवॉइस यहाँ हो रहा है, तो मेरे को रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा, ये वाला रेट एप्लीकेबल होगा, जो कि ज्यादा वाला रेट होगा मेरा। ठीक है ना, तो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो सीआईआरटी में अपने ये दो केसेस है, और एक 4 डेज फ्रॉम वर्किंग डे, अगर ये 4 वर्किंग डेज में हो गया है, तो फिर मैं क्या मानूंगा, ये वाला डेट मानूंगा, अगर 4 वर्किंग डेज में नहीं होता, तो फिर मैं उसके दूसरे वाला डेट मानूंगा। ठीक है, विद दिस अपना टाइम ऑफ सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट भी होता है कंप्लीट। ठीक है, हमने ये वाला कॉन्सेप्ट भी देख लिया। अब अपना क्या कॉन्सेप्ट बचता है, कैसे पे करना है, आईटीसी का और कैश का। ठीक है,
नहीं, मेरे को 1 मिनट दो। ठीक है, ये देखो आईटीसी का कॉन्सेप्ट भी एकदम मक्खन की तरह समझ आएगा। मेरे को 1 मिनट दो, बस इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आईटीसी का कॉन्सेप्ट पहले हल्का सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्या होता है कि एक जो रिसिपिएंट होता है मेरा, ठीक है, रिसिपिएंट क्या होता है, रिसिपिएंट क्या करता है कि इसको 1800 रुपए देता है कि भैया हम तुम 1800 रुपए ले लो और ये 1800 रुपए तुम आगे गवर्नमेंट को जमा कर देना। अब क्योंकि तुम गवर्नमेंट को मेरे बिहाफ पे जमा कर रहे हो, ये 1800 का बेनिफिट मैं क्या कर सकता हूँ, क्लेम कर सकता हूँ। होता क्या है, देखो 10,000 में क्या हुआ, देखो 10,000 प्लस 1,800, 11,800 का एक बिल बना। ठीक है, 10,000 किसका है, सप्लायर का है, 1800 किसका है, गवर्नमेंट को जा रहा है। गवर्नमेंट बोला कि अगर मेरे पास ये 1800 रुपए आता है तो मैं रिसिपिएंट को ये बेनिफिट फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि सप्लायर को 1800 रुपए दे दिए। अब सप्लायर क्या किया कि वो रिटर्न फाइल कर दिया, तो जीएसटीआर 1 फाइल किया, 3B फाइल किया, मतलब पैसा गवर्नमेंट के पास चला गया। तो गवर्नमेंट क्या एज्यूम कर रही है कि चलो ठीक है मेरे पास आ गया, तो भैया अब ये 1800 रुपए तुम क्लेम कर लो। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीसी। ठीक है, जो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ वो पैसा मेरा ही मान के मैं उसको फिर यूज कर रहा हूँ फॉर सेट ऑफ माई लाइबिलिटीज। ठीक है, अब एक चीज समझो कि आईटीसी लेने के लिए सेक्शन 16 और 17 दो सेक्शन मेरे एप्लीकेबल है। मेरे को दोनों को साथ में लेके चलना है। पहला कंडीशन क्या बोलता है, कौन आईटीसी ले सकता है। आईटीसी कौन ले सकता है, इफ यू आर रजिस्टर्ड तभी ले सकते हो। किसका ले सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज का ले सकते हो, लेकिन कब, इफ इट इज यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब डायरेक्ट उसी गुड्स या सर्विसेज को तुम आगे बेच रहे हो उसलिए, या फिर बिजनेस में तुम यूज करो, जैसे रेंट हो गया, पीसी हो गया, मोबाइल हो गया, या फिर आपका कोई ऑडिट के सर्विसेज हो गए, कुछ भी, कोई भी ऐसा सर्विस या फिर कोई ऐसा गुड्स जो आप आइदर बिजनेस में डायरेक्टली यूज करते हो फॉर ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग, या फिर एंसिलियरी सर्विसेज जो है वो तुम्हारे बिजनेस में यूज होते हैं, दोनों के केस में मिलेगा। लेकिन 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 मेरा बेसिक कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन क्या है, ये बेसिक कंडीशन मेरे को किसने डिफाइन किया, सेक्शन 16 ने डिफाइन किया, जो कि हर जगह पूछा जाता है। क्या है, इंटरव्यू में भी आपके पूछेंगे, अगर आर्टिकलशिप में आप जाओगे इंटरव्यू के लिए, क्या है कि व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस टू अवेल आईटीसी, पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो भी मेरे पास है उसका वो मेरे फिजिकल पोजीशन में होना चाहिए। साथ ही साथ गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी रिसीव्ड फिजिकली। ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने भेज दिया तो मेरा काम खत्म, नहीं, जब तक मेरे गोडाउन में नहीं आता तब तक मैं उसको नहीं ले सकता उसका आईटीसी। अगर मान लो वो लॉट्स में आ रहा है तो फिर आखिरी लॉट में जाके मैं लूंगा, पहले लॉट में नहीं ले सकता आईटीसी, या फिर लॉट वाइज आईटीसी क्लेम करूंगा, वैसा भी नहीं है, जब आखिरी लॉट आएगा तभी मैं उसका ले सकता हूँ। इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू शिप टू मॉडल मतलब मान लो जैसे ये मैं हूँ, ठीक है, मैंने क्या बोला, ये मेरा सप्लायर था, मैंने बोला कि भैया एक काम करो, मैं तुम्हें पैसा दे दे रहा हूँ, तुम मेरे को बिल दे देना, लेकिन गुड्स क्या करना, तुम सीधा मेरे कस्टमर को भिजवा देना। लेकिन उसको कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो तुम एक काम करो, ये जो गुड्स है सीधा उसको भिजवा देना। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि बिल सीधा, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखोगे तो बिल मेरे को कर रहा है, शिप किसी और को कर रहा है। गवर्नमेंट ने ये चीज अलाउ की है कि इवन इफ गुड्स आर नॉट बीइंग डिलीवर्ड टू यू डायरेक्टली, तुम कोई बात नहीं, तुम ये जो बीच वाले हो तुम आईटीसी ले लो, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज एन एक्सेप्शन टू की फिजिकली गुड्स मस्ट हैव बीन रिसीव्ड। हमने बोला चलो ठीक है। फिर फिर क्या है कि सप्लायर जो है वो जीएसटीआर 1 या फिर जीएसटीआर 1 में फाइल करना चाहिए। अब वो फाइल करेगा और दैट सेम शुड बी रिफ्लेक्ट इन माय जीएसटीआर 2B। अगर मेरे जीएसटीआर 2B में नहीं दिख रहा है तो मैं नहीं ले सकता। सर सप्लायर ने फाइल कर दिया, मेरे में क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वो लेट फाइल किया होगा या फिर गलत फाइल किया होगा। तो इसलिए मेरे को क्या करना है कि जब तक मेरे 2B में नहीं आता तब तक मेरे को नहीं लेना है।
और वो ब्लैक लिस्टेड सप्लायर नहीं होना चाहिए, जो कि मतलब प्रैक्टिकली आज इतना कुछ होता नहीं है ब्लैक लिस्टेड सप्लायर, ठीक है। फिर टैक्स मस्ट बी पेड टू द गवर्नमेंट। अब ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि सप्लायर जो है, क्योंकि उसने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया है, वो मेरे 2B में दिख रहा है, मतलब क्या है, जीएसटीआर 1 फाइल किया है। अब क्योंकि उसने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया है, आई एम एज्यूमिंग कि वो गवर्नमेंट को जीएसटीआर 3B फाइल करके पैसा जमा कर रहा है। अगर मान लो किसी दिन पता चलता है कि उसने 3B फाइल नहीं किया है, तो मैंने जो आईटीसी लिया था वो गलत था, मेरे को उसको रिवर्स करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक रिलैक्सेशन दिया है कि ये जो सामने वाला है, ये अगर सितंबर 30 ऑफ नेक्स्ट एफवाई, ठीक है, अगर ये सितंबर 30 ऑफ नेक्स्ट एफवाई के अंदर कभी भी रिटर्न फाइल करके पेमेंट कर देता है ना, तो मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो सितंबर 30 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक भी वो 3B फाइल नहीं करता है अपना, तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और एक पॉइंट क्या है कि रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड, एक पॉइंट ये भी एक कंडीशन है, रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड मतलब मेरा जीएसटीआर 3B जो रिसिपिएंट का जीएसटीआर 3B है वो रिटर्न फाइल होना चाहिए। आपका थियरी क्वेश्चन में भी आ सकता है, क्वेश्चन 6B में या फिर 8A में, कि व्हाट कैन बी द कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी, तो बोलना पड़ेगा कि टैक्स इनवॉइस शुड बी इन पोजीशन, गुड्स और सर्विस मस्ट बी received except in case of bill to ship to model, supplier must have filed the return and it should reflect in our GSTR 2B, then supplier must pay the tax and recipient should file the GST return, ठीक है। इतने तो है, बट इसके साथ और एक भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि अगर मैं क्रेडिट के में ला रहा हूं गुड्स, अगर मैं क्रेडिट में ला रहा हूं तो मेरे को पेमेंट कितने दिन के अंदर करना है, 180 डेज के अंदर करना है। अगर मैं 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं कर पाया उस गुड्स का जिसका मैंने क्रेडिट में लाया था, उस केस में क्या होगा, मेरे को उस केस में मेरे को उसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला विद इन 180 डेज मेड हो गया। फिर उसके बाद अब ये आता है सेक्शन 17 की कुछ चीजें, ठीक है। सेक्शन 17 क्या बोलता है कि एक तो अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो किसी फिक्स्ड एसेट का और आप टैक्स कंपोनेंट पे, मतलब मान लो आपने 1,18,000 का कुछ खरीदा, अगर आप 1,18,000 पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ये अच्छे से याद रखना। लेकिन अगर आप सिर्फ 1,00,000 पे डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो या 18,000 पे डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको आईटीसी अवेलेबल है, आप वो 18,000 का आईटीसी ले सकते हो। मतलब अगर आपने 18,000 का आईटीसी लिया तो फिर उस पर डिप्रिसिएशन नहीं लेना, अगर आपने आईटीसी नहीं लिया तब डिप्रिसिएशन ले सकते हो, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी क्या है मेरा, 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ये अगर एरो आपको ऐसा दिख रहा है ना, उसका मतलब है विच एवर इज अर्लियर वाला एरो है वो, ठीक है। फिर सेक्शन 17 क्या बोलता है मेरे को, अगर आप पर्सनल यूज के लिए कुछ भी ले रहे हो तो उस केस में आईटीसी अवेलेबल नहीं है। आप एग्जाम्प्ट सप्लाई, निल रेटेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए अगर कुछ भी ले रहे हो तो उस केस में भी आईटीसी अवेलेबल नहीं है। आया समझ में, ठीक है। अभी एग्जाम सप्लाई मतलब इसमें आपका आउटवर्ड आरसीएम भी इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। उस पर हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे डिटेल में। अब चलो देखते हैं कि कॉमन क्रेडिट का केस, ठीक है। देखो क्या होता है, कॉमन क्रेडिट दो आता नहीं है, मैं बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ज्यादा अंदर में नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कॉमन क्रेडिट इंटर लेवल पे टेस्ट नहीं होता है, फाइनल लेवल पे ही टेस्ट होता है, ठीक है। बट अगर इंटर में आ भी गया तो देख लो, सिंपल सी चीज है, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 17(3), ठीक है। ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 17(3) हमने क्या किया कि एग्जाम सप्लाई के डेफिनेशन को बहुत बड़ा किया है, ठीक है। क्या बड़ा किया, कैसे बड़ा किया, उस पर भी बताएंगे। 1 मिनट दो मेरे को बस। ये रहा, देखो, ओनली फॉर दिस पर्पज ऑफ सेक्शन 17(3) एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या है, एग्जाम्प्ट टर्नओवर, नील रेटेड सप्लाई वाला टर्नओवर, जीरो रेटेड नहीं, नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल सप्लाई के टर्नओवर मतलब आपके क्रूड, पेट्रोल, डीजल वो वाले का, प्लस स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। अगर आपने कोई लैंड बिल्डिंग बेचा है, शेड्यूल 3 में हमने पढ़ा था, अगर वो लैंड बिल्डिंग बेचा है तो उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पूरा लेना है, एक्चुअल कंसिडरेशन है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है। साथ ही साथ आपको 1% ऑफ सेल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, अगर आप सिक्योरिटीज ले रहे हो तो उसका 1% आपको लेना है। साथ ही साथ हमने वेयर हाउस सेल पढ़ा था कि डोमेस्टिक क्लियरेंस से पहले स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था शेड्यूल 3 में, वो लेके जाना है। साथ ही साथ आपके आरसीएम वाले सेल्स, मतलब वो सेल जिसपे आप टैक्स नहीं जमा करोगे, आपका रिसिपिएंट टैक्स जमा करेगा,
ये सब का टोटल मिलके आपका क्या बनेगा, आपका exempt टर्नओवर बनेगा, exempt सप्लाई बनेगा, ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 17(3). ठीक है, अब ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि हमको कॉमन क्रेडिट समझना है। तो देखो क्या होता है कि मान लो मेरे पास जो 100 रुपए का आईटीसी है, ठीक है, उसमें से क्या हो रहा है कि 5 रुपए का तो मैंने क्या किया कि नॉन टैक्सेबल के लिए एक्सक्लूसिवली था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, तो वो तो मैं नहीं लूंगा। 70 जो था ओनली टैक्सेबल का था, ठीक है, तो वो तो मैं ले लूंगा। कोई एग्जाम सप्लाई था उसका मैं नहीं लूंगा, कोई पर्सनल आईटीसी आ गया है मेरे, वो सब तो मैं नहीं लूंगा। लेकिन 16 रुपए के आईटीसी ऐसे थे जिसमें क्या हो रहा है कि मैं उसको एग्जाम के लिए भी यूज किया हूँ, उसको मैं टैक्सेबल के लिए भी यूज किया हूँ, उसको मैं पर्सनल के लिए भी यूज किया हूँ। तो उस केस में क्या हो रहा है, मेरे को ये 16 रुपए का जो कॉमन क्रेडिट है, इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा। अपोर्शन किस में करना पड़ेगा, टैक्सेबल को कितना एट्रीब्यूटेबल है और नॉन टैक्सेबल को कितना एट्रीब्यूटेबल है। चाहे वो इनपुट हो, इनपुट सर्विस हो, कैपिटल गुड्स हो, मेरे को ये अपोर्शनमेंट करना ही पड़ेगा। अगर मैं अपोर्शनमेंट नहीं करूंगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपोर्शनमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फॉलो करना पड़ेगा दो रूल। रूल 42 किसके लिए है, इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज के लिए है, और रूल 43 किसके लिए है, कैपिटल गुड्स के लिए है। ठीक है, तो एक एक रूल हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखो रूल 42 कॉमन क्रेडिट क्या बोलता है, आपका जितना भी टोटल आईटीसी है आप उसमें से क्या माइनस कर दोगे, आपका एक्सक्लूसिवली पर्सनल वाला जो है वो माइनस करोगे, एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट के लिए जो है वो माइनस करोगे, एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल वाला था जो वो भी माइनस करोगे, और एक्सक्लूसिवली नील रेटेड के जितने थे उस सारे का आईटीसी आपने माइनस कर दिए। फिर एक अमाउंट आपका बचेगा, वो अमाउंट में दो चीजें होंगी, एक क्या होगा आपका एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल, और एक जो बच गया अमाउंट वो हो जाएगा आपका कॉमन क्रेडिट। तो आपको किसका नहीं लेना है, इसका नहीं लेना है, इसका नहीं लेना है, इसका नहीं लेना है, इसका नहीं लेना है, आप लोगे किसका, इसका एक ले लोगे। ठीक है, इसका आपने ले लिया, फिर आपका ये बचा क्या, कॉमन क्रेडिट। अब ये कॉमन क्रेडिट में भी क्या होगा, कुछ आपका क्या होगा पर्सनल यूज के लिए होगा, ठीक है, कुछ क्या है आपके पर्सनल यूज के लिए है, कुछ क्या है आपका एग्जम्प्ट सप्लाई का है, और कुछ क्या है आपके टैक्सेबल के लिए है। ठीक है, तो पर्सनल कितना है हमको कैसे पता चलेगा, डिपार्टमेंट ने लिख के दे दिया कि अगर आपके कॉमन क्रेडिट में कुछ भी आईटीसी आपका पर्सनल लेकर के आपको फील होता है, तो फिर आप क्या करोगे, @5% ऑफ कॉमन क्रेडिट, जो भी आपका कॉमन क्रेडिट होगा उसका 5% बाई डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, आपका पर्सनल हो जाएगा, ये वाला आप क्लेम मत करना। ठीक है, फिर एग्जम्प्ट के लिए कितना होगा, जो कि आपको क्लेम नहीं करना है, कितना होगा, कॉमन क्रेडिट इंटू एग्जम्प्ट टर्नओवर बाई टोटल टर्नओवर, जो कि मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड बोला जाता है कि E/F है, कि E/F कैसे निकलेगा, एग्जाम टर्नओवर ये हो गया, टोटल टर्नओवर तो टोटल टर्नओवर होता है, तो E/F कर दिया। आपका जो भी कॉमन क्रेडिट था, मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल ये 20 रुपए का था, आपका 20 रुपए एग्जाम्प्ट मान लो आपका 5 आ गया, और ये आ गया आपका और 20 रुपए, ठीक है, टोटल टर्नओवर, तो फिर आपका 5 रुपए हो जाएगा कॉमन क्रेडिट जो एग्जाम्प्ट को फॉलो करता था, जो मैं नहीं लूंगा। ठीक है, और 20 का 5% होता है 1 रुपया, तो 5 1 6 हो गए, तो बचा जितना टैक्सेबल जो 14 रुपए, वो हो जाएगा मेरा कॉमन क्रेडिट जो मैं क्लेम कर सकता हूं। है समझ में, तो होता क्या है कि पहले मैं क्या करता हूँ, लाइक व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ एंड व्हाट शुड आल्सो हैपन इज, ये वाला जो अमाउंट है पहले इसको मैं क्लेम करता हूँ 100%, ठीक है, फिर उसके बाद ये जो दोनों थे 1 रुपया और 5 रुपया, इसको मैं क्या करता हूँ फिर रिवर्स करता हूँ। दिस इज व्हाट वी फॉलो फॉर कॉमन क्रेडिट। ठीक है, कैपिटल गुड्स के भी केस में क्या होता है, देखो कैपिटल गुड्स के केस में क्या होता है, जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए है उसका क्लेम कर दो, जो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट के लिए उसको क्लेम मत करो, बाद में कुछ होता है रिवर्स कर देना, बट जो बोथ के लिए है उसको क्या करना है, पहले सेम 100% ले लेना, फिर बाद में एवरी मंथ रिवर्स मंथली पोर्शन ऑफ एग्जम्प्ट, मतलब जो भी तुमने टोटल क्लेम किया है उसको हर महीने में उसका कितना आईटीसी होता है वो देख लेना, और उसका फिर आपको क्या करना है कि देखो मान लो सपोज ये हो गया आपका टोटल आईटीसी 100% आपने ले लिया, उसमें से इतना हो गया आपका, क्या हो गया मान लो 1 महीने का, तो अब आपको क्या करना है, हर महीने
ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसको आपको रिवर्स करना है। कैसे करना है देखो, टोटल आईटीसी बाई 60 कर लिया आपने, आपका एक फिगर आ गया, ठीक है। अब उसको आप क्या बोलते हैं, टीएम बोलते हो। अब हर महीने आप क्या करोगे, ये जो टीएम है इसको ई बाई एफ करके मल्टीप्लाई, कौन सा ई बाई एफ, सेम ई बाई एफ हमने जो यहाँ पे यूज किया था, ठीक है। ई बाई एफ का क्या आएगा, तो आपका ये टीसी निकल आएगा। आपको क्या करना है, इसको रिवर्स करना है मंथली, हर महीने आपको ये ई बाई एफ कैलकुलेट करके उसको रिवर्स करना है, ठीक है। ये हो गया आपका बोथ के केस में, जो सिंपल वाला केस था। अब मान लो कोई गुड्स पहले टैक्सेबल था, फिर एग्जम्प्ट हो गया, फिर एग्जम्प्ट से टैक्सेबल हो गया, उसके लिए कोई कैपिटल गुड्स यूज होता था, तो उसको कैसे करोगे, उसको ऐसे करोगे कि जितना टोटल आईटीसी था इंटू 50% इंटू 20 माइनस नंबर ऑफ क्वार्टर्स और पार्ट देयर ऑफ elapsed। मतलब मान लो जैसे मैंने कोई एक मशीनरी खरीदी थी जिससे एक ही गुड्स मैन्युफैक्चर होता था, ठीक है। अब एक ही गुड्स मैन्युफैक्चरर होता था, उस पे मान लो 100 रुपए का आईटीसी था, ठीक है। अब वो मशीनरी यूज किए मेरे को 3 साल 2 महीने हो गए। अब फिर उसको क्या कर दिया, एग्जम्प्ट कर दिया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन कितना रिवर्स करूंगा, 3 साल 2 महीने मतलब कितना क्वार्टर्स हो गए मेरे, 3 साल में 12 क्वार्टर और 2 महीने मतलब पार्ट देयर ऑफ मतलब 13 क्वार्टर। तो इस हिसाब से मैं क्या करूंगा, 100 रुपए का मेरा टोटल आईटीसी था, इंटू 5% इंटू 20 माइनस 13, यानी 7 इंटू 5 35%, ठीक है। 35% किसका, 100 का। तो ये जो 35 रुपीज हो गया, इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। सेम ही उल्टा हो जाएगा, मान लो ये पहले एग्जाम सप्लाई के लिए यूज होता था, अभी मेरे को इसको टैक्सेबल में आ गया, तो मैं क्या करूंगा, इसी 35 को मैं क्लेम कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो वाला पार्ट है इंटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट फाइनल में से जनरली रूल 42 से क्वेश्चन बनता है, 43 से क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, ठीक है। इंटर वाला अगर किस्मत खराब रही तो 42 से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, 43 तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आईएसडी समझ लो, क्या होता है कि एक हेड ऑफिस होता है, वो सारे इनपुट सर्विसेज का क्लेम कर लेगा पहले, मतलब आईटीसी, फिर अपने जो ब्रांचेस है वो उसको टर्नओवर के बेसिस पे फिर दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करने लगेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया क्या मेरा, आईएसडी का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। आईटीसी के मामले में अगेन आई एम टेलिंग यू, मोर और लेस दिस इज डन। विद दिस अपना आईटीसी का पार्ट भी होता है कंप्लीट, ठीक है। अब अगर मैं जाऊं अपने मैराथन वाले नोट्स पे, तो देखो अपना कौन सा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ये आईटीसी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बचता क्या है, एक कैश वाला बचता है, एक प्लेस ऑफ सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट बचता है, ठीक है। एक 8 मिनट का ब्रेक लेते हैं, विल अगेन कनेक्ट इन, क्या बोलता है, एट 1 PM, एंड फिर हम ये कैश वाला पार्ट खत्म करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म करेंगे, एंड विद दिस हमारा आईडीटी वाला और कस्टम्स वाला थोड़ा सा मैं बता दूंगा, एंड अपना आईडीटी वाला पोर्शन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है।